हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस विद यूजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमने सीखा है, लेकिन अगर हमने इसके यूजेस नहीं सीखे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना ज़्यादा कारगर नहीं होता। इसीलिए सही मायने में अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना है, तो हमको इसके यूजेस ज़रूर सीखने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कंपेरेटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, उनमें कई बार हमारा इंग्लिश का पेपर इसलिए क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस नहीं पता होते। तो दोस्तों, आज इनको सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से एक बात को सीखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि टेंस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का ही हिस्सा होता है। वर्ब की एक सब कैटेगरी है टेंस। टेंस हमको क्यों सीखना चाहिए, टेंस सीख के क्या फायदा है? तो टेंस का सीखने का पर्पस ये होता है कि टेंस इज यूज टू टेल और नो अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस का इस्तेमाल किसी भी एक्शन का क्या समय था ये बताने के लिए या पूछने के लिए होता है। अच्छा, टाइम को हम कैसे बांटेंगे? अलग अलग हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, इंसानों ने बांटा हुआ है। देखिए, टाइम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। तो टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है टाइम इज इटर्नल। समय जो है वो शाश्वत होता है। नो वन नोज व्हेन इट स्टार्टेड। समय कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। और व्हेन इट विल एंड, समय कब खत्म होगा ये भी कोई नहीं जानता। देयरफॉर, इसीलिए टाइम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। समय को तीन हिस्सों में बांटा गया। टू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एन एक्शन, कि किसी समय के बिल्कुल सही, किसी काम के बिल्कुल सही समय को हम समझ सकें, इसके लिए हमने, इंसानों ने समय को तीन हिस्सों में बांटा। दे आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो वह है वर्तमान, भूत और भविष्य। ये इन तीन हिस्सों में हमने बांटा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसा नाम क्यों है, ये भी यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज कॉल्ड सो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे इसलिए बुलाया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज दिस टेंस यूजेज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। ये जो टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। तो इसमें वर्ब के बहुत ही सिंपल फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि जैसे कि हम आईएनजी यूज नहीं करते, इसमें डी या ईडी यूज नहीं करते। वर्ब के बहुत ही सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे कि हम इसके एग्जाम्पल्स को और यूजेस को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखिए, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम साधारण तरीके से अपनी बात को बताते हैं या विश्वास के साथ बताते हैं। जिस सेंटेंस में कोई भावना नहीं हो, जैसे खुशी की भावना, आश्चर्य की भावना, दुख की भावना, जो एक स्टेटमेंट हो या जिसमें एक जानकारी दी जा रही है, वही असर्टिव सेंटेंस होता है। तो अगर सेंटेंस असर्टिव है और उसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक हाँ वाला सेंटेंस, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक नहीं वाला सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है यानी सकारात्मक हाँ वाला सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के नीचे कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज या कोई दूसरा फ्रेज आ सकता है, अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है तो। अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम इसी स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में नॉट ऐड करेंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, और अगर डू या डज का इस्तेमाल हो गया तो V1 का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, अगर नॉट है तो आप कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट का बनता है डोंट, एंड डज नॉट का बनता है डजंट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जो सब्जेक्ट होंगे हमारे, वो सब्जेक्ट नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन्स या प्रोनाउंस ही होते हैं, ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। तो नाउन अगर सब्जेक्ट हमारा होगा तब तो हम वहां पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, और अगर प्रोनाउन हमको सब्जेक्ट अपना बनाना है तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो है आई, वी और यू, ही, शी, इट एंड दे। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। अब ये जो हमारे स्ट्रक्चर में V1 या V5 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो किसके साथ क्या लगता है, किस सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ, ये भी जानना चाहिए। तो आई, वी और यू के साथ अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करना चाहिए। ही, शी, इट के साथ अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपको V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो डज नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करना चाहिए।
और दे के साथ सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इसकी हमको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकें। हम लोग अपनी पूरी लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें से लगभग 60% 65% सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं, इसीलिए इस टेंस को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे ही क्लीन्स हिज हाउस एवरी वीक, इसमें ही सब्जेक्ट है, क्लीन्स V5 है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट है और एवरी वीक अदर वर्ड्स के नीचे आया। तो ऐसे हमको सेंटेंस बनाने हैं और समझने हैं। उसके बाद है नंबर 2, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डज नॉट का इस्तेमाल हो गया शी के साथ। लाइक V1 है और एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है पंकज सब्जेक्ट है, वाटर्स प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। पंकज पौधों में रोज सुबह पानी देता है। यहाँ वाटर जो वर्ड है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वाटर हम नाउन के रूप में जानते हैं कि उसका मीनिंग होता है पानी, लेकिन वाटर वर्ब भी होता है और तब उसका मीनिंग होता है पानी देना पौधों इत्यादि में। तो वही लिखा गया है। तो पंकज हमारा सब्जेक्ट है, वाटर्स V5 है, प्लांट्स ऑब्जेक्ट है और एवरी मॉर्निंग अदर वर्ड्स के नीचे है। किसी के लिए कहा जा रहा है शी सिंग्स मेलोडियसली, वो बहुत ही मधुरता पूर्वक मिठास के साथ गाती है, यानी किसी की आवाज मीठी है। तो इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स V5 है, मेलोडियसली एक एडवर्ब है जो कि अदर वर्ड्स के नीचे आ रहा है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें सिंग को जो वर्ब है हमने इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये हमको पता होने चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंस में मैंने सिंग को इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 5, राधा डांसेस ब्यूटीफुली। राधा बड़ी खूबसूरती के साथ डांस करती है। इसमें राधा सब्जेक्ट है हमारा, डांसेस V5 है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है। इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस में डांस जो वर्ब है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। और नंबर 6 जो सेंटेंस है उसमें कोई किसी बात के लिए, किसी काम के लिए बता रहा है कि इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, ये काम तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है। तो सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। तो इट के साथ, इट सब्जेक्ट है, उसके साथ सीम्स लगा V5 और वेरी डिफिकल्ट अदर वर्ड्स के नीचे आया। और कोई बता रहा है मुंबई के बारे में कि इट डज नॉट स्नो इन मुंबई, मुंबई में बर्फ नहीं गिरती, बर्फबारी नहीं होती। तो इसमें इट ये नेगेटिव सेंटेंस है, इट सब्जेक्ट है, डज नॉट लगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। स्नो V1 है। स्नो जो वर्ड है दोस्तों ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन के रूप में इसकी मीनिंग होती है बर्फ और वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है बर्फबारी होना या बर्फ गिरना। इन मुंबई प्रेपोजिशनल फ्रेजेज अदर वर्ड्स के नीचे है। तो ऐसे तो बनते हैं सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम सीखेंगे कि यूजेस के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमको कैसे यूज करना चाहिए। तो जो असली जानकारी वो अब स्टार्ट हो रही है। तो देखिए एक एक करके सीखते हैं। अब यहाँ लिखा है यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमको एक एक करके इनको सीखना होगा। तो यहाँ पर है वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। अब ये रहा पहला यूज, फॉर जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अगर कोई सामान्य सत्य है, सच्चाई है, या अगर कोई शाश्वत सत्य है, ऐसी बात जो हमेशा सच रहेगी, तो ऐसी बातों को बताने के लिए हमको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सूरज कल भी पूरब में उगा था, आज भी पूरब में उगा है और कल भी पूरब में उगेगा। इसमें देखिए सन हमारा सब्जेक्ट है, राइजेज राइज का फिफ्थ फॉर्म है, इन द ईस्ट अदर वर्ड्स के नीचे आया जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद है, और जो दूसरा सेंटेंस है ये एक जनरल ट्रूथ है कि द गुड ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द बैड, कि जो अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है, ये एक सामान्य सच है। तो इसमें द गुड ही हमारा सब्जेक्ट है, प्रिवेल्स V5 है और बाकी ओवर द बैड जो है वो अदर वर्ड्स के नीचे आया। और एक तीसरा सेंटेंस है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है। इसमें द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स V5 है, अराउंड द सन अदर वर्ड्स के नीचे आया। तो ये आपने देखा कि जितने भी सेंटेंसेस ये बने एग्जाम्पल, सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस से बने हैं। हम देखते हैं दूसरा यूज। तो पहला यूज था फॉर जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स वी शुड यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा यूज है दोस्तों, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है हैबिट्स, जो आदत होती है, जो हम बार बार करते हैं किसी काम को।
तो यहाँ लिखा है शी वॉचेज टीवी एवरी डे, वो रोज टीवी देखती है, किसी की आदत है रोज टीवी देखने की। तो शी इसमें सब्जेक्ट है, वॉचेज V5 है, टीवी ऑब्जेक्ट है और एवरी डे अदर वर्ड्स के नीचे आया। उसके बाद है ही गोज टू द जिम डेली, किसी को डेली जिम जाने की आदत है, जाके वो एक्सरसाइज करता होगा, कोई कसरत करता होगा। ही सब्जेक्ट है, गोज हमारा V5 है और बाकी जो वर्ड्स हैं टू द जिम डेली ये अदर वर्ड्स के नीचे आ गए। उसके बाद है आई रीड द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द न्यूज़ पेपर ऑब्जेक्ट है और एवरी मॉर्निंग अदर वर्ड्स के नीचे आया। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बने। और लास्ट एग्जाम्पल है सपना ईट्स एन एप्पल डेली, कि सपना नामी किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि वो डेली एक सेब खाती है, आदत होगी उसकी। तो इस तरीके से आदतों को बताने के लिए, जो नॉर्मल आदत होती है उसको बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देख सकते हैं इसका तीसरा यूज। तीसरा यूज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। यह लिखा है वी यूज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस इन क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो क्लॉजेज हैं और या एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं और अगर एक क्लॉज कंडीशन का है, कंडीशन का होता है शर्त, या टाइम का है, समय का पता चलता हो क्लॉज में, तो ऐसे कंडीशन वाला जो क्लॉज होगा वो और जो टाइम वाला क्लॉज होगा वो, इन दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? पहले कंडीशन वाले क्लॉज आपको होता है। देखिए ये सेंटेंस है इफ यू कम अर्ली, ये एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है वी विल गो फॉर अ वॉक, कि अगर कोई किसी से कह रहा है फोन पे शायद कि अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो हम घूमने चलेंगे। अब देखिए शर्त रखी जा रही है इफ यू कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आते हो या जल्दी आओगे। अब हिंदी में हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं, अगर तुम जल्दी आओगे, अगर तुम जल्दी आ जाते हो। तो कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें विल लगा देते हैं, इफ यू विल कम अर्ली वी विल गो फॉर अ वॉक, और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये जो क्लॉज है इफ यू कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आओगे, कंडीशन शर्त रखी जा रही है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। और जो दूसरा क्लॉज है वी विल गो फॉर अ वॉक, इसमें कोई भी खास बात नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस से बना। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह के कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं 4, उसमें से ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो कोई ऐसी शर्त जिसका कि भविष्य में, फ्यूचर में रिजल्ट बहुत ही आसानी से पूरा हो सकता हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा हो ही जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी से पूरा हो सकता हो, ऐसी ऐसी बातों को बताने के लिए, ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है अगर तुम जल्दी आओगे तो हम घूमने चलेंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक। तो घूमने जाना कोई असंभव बात नहीं है। ये तो नहीं कहा जा रहा कि अगर तुम जल्दी आ गए तो हम प्लेन खरीद लेंगे। प्लेन खरीदना बहुत मुश्किल काम है, 550, 600, 800, 1000 करोड़ का प्लेन आता है, तो वो मुश्किल है, असंभव है। लेकिन घूमने के लिए जाना असंभव नहीं है। तो इस तरह की अगर शर्त हो जिसका रिजल्ट फ्यूचर में बहुत आसानी से पूरा हो सकता हो, तो ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन को बताने के लिए हमको उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है इफ इट रेन्स, कि अगर बारिश होगी तो दे विल नॉट कम, तो वे लोग नहीं आएंगे, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है। तो अगर बारिश होगी तो यहाँ पर एक कंडीशन, एक शर्त है, तो अगर बारिश होगी तो यहाँ पर इफ इट रेन्स का इस्तेमाल हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है। देखिए इट सब्जेक्ट है और रेन्स V5 है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी यू सब्जेक्ट है और कम V1 है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो और जो दूसरा क्लॉज है दे विल नॉट कम, इसमें नॉर्मल तरीके से बात बताई जा रही है कि वे लोग नहीं आएंगे, तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस थे इनमें दो क्लॉजेस कंडीशन वाले हैं। तो आप समझ गए ना, इनको ऐसे नहीं बोलना है इफ यू विल कम अर्ली देन वी विल गो फॉर अ वॉक, या इफ इट विल रेन देन दे विल नॉट कम, वो एकदम गलत इंग्लिश है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही बोलना है। हम जो ये बोलते हैं कि अगर तुम जल्दी आओगे तो हम घूमने चलेंगे, जो तो या तब है, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में 99% टाइम्स होता ही नहीं है तो या तब का ट्रांसलेशन। इसलिए वो तो या तब के लिए देन नहीं लगाना चाहिए, खास करके अगर आप किसी कंडीशनल क्लॉज के बाद, ये जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है इफ यू कम अर्ली, इस तरह का क्लॉज हो तो उसके बाद देन का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। ये जो नीचे दो सेंटेंस है दोस्तों, ये टाइम का क्लॉज बताने वाले सेंटेंस। कोई कह रहा है आई विल कुक फूड व्हेन यू कम, कि मैं खाना बनाऊंगा या मैं खाना बनाऊंगी, कोई भी बोलने वाला, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। व्हेन यू कम, देखिए ये जो आई विल कुक फूड में तो कोई खास बात नहीं, सिंपल फ्यूचर में बना। बट ये जो क्लॉज है व्हेन यू कम, इसका हिंदी में मीनिंग निकल रहा है जब तुम आओगे। हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं व्हेन यू विल कम, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि ये जो क्लॉज है ये टाइम को बता रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। कैसे? व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, यानी जितने बजे तुम आओगे। तो यहाँ व्हेन जो वर्ड है इस्तेमाल हुआ है उससे टाइम का पता चल रहा है, तो ये टाइम का क्लॉज हो गया, इसीलिए इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आई विल कुक फूड व्हेन यू कम, इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई विल कुक फूड व्हेन यू विल कम, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे यूजेज नहीं जानने के कारण हम टेंस सीखने के बाद भी गलत इंग्लिश बोलते रहते हैं। इसलिए यूजेज, हर टेंस के यूजेज होते हैं, टेंस के यूजेज सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस कि ही विल बी रेडी, किसी के लिए दो क्लॉजेज हैं, ही विल बी रेडी एंड बाय द टाइम दे अराइव। तो कुछ लोगों के लिए के बारे में कोई बता रहा है कि जब वे लोग आ जाएंगे तब वो तैयार हो जाएगा। ही विल बी रेडी, वो तैयार हो जाएगा या रहेगा। तो ये जो क्लॉज है ही विल बी रेडी, ये नॉर्मल तरीके से बात कही जा रही है, इसलिए इसे सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ। बट बाय द टाइम दे अराइव का मीनिंग वही है व्हेन दे अराइव। बाय द टाइम और व्हेन का सेम मीनिंग है कि जिस समय तक, जब। तो ये भी टाइम को बता रहे हैं कि जिस समय तक वे लोग आएंगे, यानी घड़ी में जो टाइम होगा जब वो आएंगे, इसलिए ये भी टाइम का क्लॉज है, इसलिए इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ। इसको ऐसे नहीं बोल सकते ही विल बी रेडी बाय द टाइम दे विल अराइव, तो यहाँ पर विल नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करेंगे। तो ये था दोस्तों तीसरा यूज। चौथा यूज है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर अ फ्यूचर एक्शन, एक भविष्य में होने वाली घटना। देखिए भविष्य में होने वाली बात के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसीलिए तो यूज हमको सीखने की जरूरत है। तो यहाँ बताया जा रहा है फॉर अ फ्यूचर एक्शन विच इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल। कोई भी ऐसी घटना होगी जो भविष्य में होगी, लेकिन अगर वो घटना किसी टाइम टेबल का हिस्सा है या एक फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, तो फिर ऐसी भविष्य की बातों को बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। कैसे? जैसे कुछ एग्जाम्पल से इनसे और क्लियर होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। अभी हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है कि प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, जिस भी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बहुत ही बिजी होते हैं और इन लोगों के प्रोग्राम्स पहले से फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इनके साथ एक तो ये बहुत बिजी होते हैं, दूसरे इनके साथ सिक्योरिटी का मामला जुड़ा होता है, तो इनके प्रोग्राम्स पहले से बने होते हैं। जब ये जाते हैं तब बाकी लोगों को पता चलता है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं या आप चले गए। तो ये फिक्स्ड प्रोग्राम होता है और ये फ्यूचर इवेंट है और फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, इसीलिए इसमें प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है और लीव्स का इस्तेमाल हुआ जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते द प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, कि फ्यूचर है तो मैं विल लगा दूं, ये नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसीलिए हमको यूजेस सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल कि द राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 7:30 AM टुमारो, कि राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह 7:30 बजे खुलेगी, चलेगी। देखिए डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, तो अभी ये ट्रेन जो चलती है वो टाइम टेबल से चलती है, तो फ्यूचर की घटना है, कल खुलेगी ट्रेन, लेकिन ये एक टाइम टेबल से के हिसाब से होने वाला काम है, इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ। तो राजधानी एक्सप्रेस सब्जेक्ट है और डिपार्ट्स V5 है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरीके से हमको समझना है चीजों को। उसके बाद है माई फ्लाइट, कोई अपनी फ्लाइट जो उसकी उड़ने वाली है कल, उसके बारे में बता रहा है। माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 9, मेरी फ्लाइट कल सुबह 9 बजे उड़ेगी। तो ये भविष्य में होगी घटना, लेकिन फ्लाइट्स जो उड़ती हैं ये सब टाइम टेबल से उड़ती हैं, तो भविष्य में होने वाली घटना है और टाइम टेबल के हिसाब से होने वाली घटना है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला गया। वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल है द रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट है जिसके खुलने का टाइम बताया जा रहा है कि कब खुलेगा, तो कहा जा रहा है द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 7:30 टुनाइट, रेस्टोरेंट आज रात 7:30 बजे खुलेगा। तो रेस्टोरेंट या होटल्स के खुलने और बंद होने का समय होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है इनका, इसीलिए ये घटना भी भविष्य में होगी, लेकिन चूंकि एक फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। द रेस्टोरेंट सब्जेक्ट है और ओपन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इसको ऐसे नहीं बोल सकते द रेस्टोरेंट विल ओपन एट 7:30 टुनाइट, तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसीलिए यूजेस सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगला यूज देखते हैं कि क्या है। अगला यूज है दोस्तों इन विविड नैरेटिव। विविड का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। नैरेटिव का मतलब होता है वर्णन। एज सब्सटीट्यूट फॉर सिंपल पास्ट, मान लेते हैं कोई पास्ट की घटना है, बहुत ही रोचक घटना है, उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे बचपन में हमको घर में दादा दादी कहानी सुनाते हैं,
तो महाभारत की कहानी सुना रहे हैं या कोई भी लड़ाई की कहानी सुना रहे हैं, कोई भी चीज़ बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं, बहुत मज़ेदार घटना है कोई तो यहाँ पर अब वो घटनाएं तो पास्ट में हुई, तो हिंदी में अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो हम पास्ट टेंस में बोलेंगे कि ऐसा हुआ, वो वहाँ गए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में सुना रहे हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अब एक ऑगस्टस एक राजा था, उसके लिए कहा जा रहा है कि ऑगस्टस ड्रॉज, देखिए B5 लग गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो गया, ऑगस्टस सब्जेक्ट है। ऑगस्टस ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स हिज एनिमी। तो हिंदी में मीनिंग निकला इसका कि ऑगस्टस ने अपनी तलवार निकाली और शत्रु के ऊपर अटैक किया, दुश्मन के ऊपर अटैक किया, हमला किया। तो हिंदी में तो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं और सिंपल पास्ट टेंस को बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक दिलचस्प वर्णन है, विविड नैरेटिव है और ऐसा ग्रामर का रूल है, टेंस का यूज है ये कि ऐसे विविड नैरेटिव्स में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, इसीलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से सेंटेंस बना। दूसरा एग्जाम्पल है भीम और दुर्योधन की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में कि भीम नाउ हिट्स दुर्योधन विद हिज मेस। मेस का मतलब होता है गदा, कि अब भीम ने दुर्योधन को अब अपनी गदा से मारा। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प वर्णन है, सब लोग सुन रहे होंगे, हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो भीम इसमें सब्जेक्ट है एंड हिट्स V5 है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में बना सेंटेंस। उसके बाद है द डिवोटीज आस्क द गॉडेस फॉर फॉरगिवनेस। मान लेते कोई देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई बड़ी रोचक घटना का वर्णन किया जा रहा है कि भक्तों ने तब देवी से क्षमा मांगी। तो हिंदी में तो बोलेंगे मांगी, सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे, लेकिन ये वर्णन किया जा रहा है, बड़ा दिलचस्प वर्णन है, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा। तो डिवोटीज, इसमें द डिवोटीज हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, इसीलिए आस्क V1 का इस्तेमाल हुआ इसमें। तो ऐसे अगर कोई विविड नैरेटिव हो, दिलचस्प वर्णन हो, तो उसमें आपको सिंपल पास्ट यूज नहीं करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला यूज है दोस्तों, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जब भी अगर किसी ने कोई बात कही थी और उसकी बात को हम वैसे का वैसा बता रहे हैं तो वो कोटेशन होती है। तो कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए हमको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वर्ड्सवर्थ सेज। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि थे और उनकी एक कविता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। तो ये उनकी कोटेशन है। तो ये जो कोटेशन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, ये इसको इंट्रोड्यूस ऐसे किया जा रहा है वर्ड्सवर्थ सेज, यानी वर्ड्सवर्थ का कहना है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। तो इस तरीके से जब कोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। इसमें वर्ड्सवर्थ सब्जेक्ट है, सेज V5 है, वर्ब की 5th फॉर्म है। उसके बाद है गांधी सेज, यानी गांधी जी का कहना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये गांधी जी की कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस कोटेशन को हम बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया। गांधी सब्जेक्ट है और सेज V5 है। उसके बाद दोस्तों अगला यूज कि इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अगर कोई कमेंट्री हो रही है, कोई मैच हो रहा है और उसकी कमेंट्री चल रही है, तो जनरली इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है कि अब अश्विन गूगली बॉल फेंक रहे हैं क्रिस गेल को, अब वो इधर जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। लेकिन अगर इंग्लिश में ये कमेंट्री होगी तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल है, और वही अश्विन वाला एग्जाम्पल लिखा मैंने कि अश्विन बोल्स अ गूगली टू क्रिस गेल। अब अश्विन सब्जेक्ट है इसमें और उसके साथ बोल्स जो V5 है उसका इस्तेमाल। बोल का मतलब होता है गेंदबाजी करना। तो अश्विन अब क्रिस गेल को गूगली गेंद फेंक रहे हैं, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, क्योंकि यही इसका यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि यूजेस में से एक यूज ये है कि अगर कोई भी कमेंट्री चल रही है तो उसको, और अगर वो इंग्लिश में चल रही है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है। और ये दोस्तों लास्ट इसका यूज है कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो अचानक हमारे मुंह से निकल जाए, जैसे ओ माय गॉड, इस तरीके का सेंटेंस। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हियर या देयर से शुरू हो रहा हो, तो फिर ऐसे सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना होता है। तो ये बड़ा यूनिक यूज है, हमको ये पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फिर उनको अचानक ट्रेन आती हुई दिखती है, तो सब लोग बोलते हैं अरे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। तो हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ट्रेन आ गई, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हियर कम्स द ट्रेन। इसमें द ट्रेन ही सब्जेक्ट है और कम्स इसके साथ इस्तेमाल हुआ जो कि वर्ब की 5th फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है देयर शी गोज, अरे रे वो जा रही है, किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है अरे वो जा रही है। तो हिंदी में तो बोल रहे जा रही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस शी गोज। तो देयर से स्टार्ट हो रहे, दोनों सेंटेंसेस हियर या देयर से स्टार्ट हो रहे हैं।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, अचानक बोले गए, मुंह से निकल गए, तो शी इसमें सब्जेक्ट है और गोज V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरीके से दोस्तों इन यूजेस के अनुसार हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये जानकारी, ये आज की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप एकदम बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे और हर कंपेरेटिव एग्जाम को पास करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, और अगली बार मैं आपको फिर से एक बहुत ही कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।